हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और एकदम मस्ती से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज का देखिए, आज का हमारा विषय है गणित, मतलब विज्ञान है, उसका 8वां अध्याय है। और कौन सा है क्या इसमें कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो हमको इनके बारे में पढ़ना है कि जो जीव होते हैं, जितने भी अलग अलग तरह के जीव होते हैं, जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, इनके बारे में जो भी आप 10th क्लास में हैं, 10वीं कक्षा में हैं, बहुत अच्छे से सीखना है तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, एनसीईआरटी बहुत कुछ सिखाता है आपको। क्या क्या सिखाता है आपको लगेगा, आप अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, एकदम मन लगा के, ध्यान लगा के, ठीक है, तो क्या लगेगा आपको, महसूस होगा कि एनसीईआरटी आपसे बातें कर रहा है। किताब से बातें करना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये किताबवा से बातचीत करना है तो उसके उसके लिए क्या करना होगा कि इसका लाइन को हमको पढ़ना होगा, समझना होगा। अभी मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल का बात यह है कि एनसीईआरटी का में जब जो भी चीज़ लिखा हुआ है बहुत कम करके लिखा हुआ है। और सब किताब को आप देखिएगा तो उसमें क्या हुआ है कि आप और सब किताब बहुत मोटा दिखेगा, जबकि एनसीईआरटी बहुत पतला होता है। मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों को कम शब्दों में करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। यही दिक्कत की वजह से बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है। तो उसको उसका एकदम सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे कि क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी। आप भी वही कीजिए, घर में पढ़िए, इस पे नोट्स बनाइए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें, जीव जनन क्यों करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इसका हेडिंग जो दिया हुआ है कि जीव जनन कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले है कि जनन करते क्यों हैं भाई। वो तो अलग बात हुआ, कैसे करते हैं वो अलग, हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल आता है कि जनन क्यों करते हैं, क्या ये जरूरी है उनके लिए कि नहीं है। इसको अभी समझना बहुत ही रोचक होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसका कुछ लॉजिक दिया हुआ है कि देखिए कि वास्तव में पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि, जिसको जीव बोलते हैं, को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो हमें जीवित रहने के लिए जनन का आवश्यक होना नहीं है, जरूरी नहीं है कि जनन होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या है कि दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे। देखिए दो सवाल आता है। एक चीज है कि आपको जनन करने के लिए आपको देखिए श्वसन, उत्सर्जन, ये सब आवश्यक, मतलब क्या बोले, आवश्यक नहीं है कि अगर आप जनन कीजिएगा तभी आपको सांस मिलेगा, तभी आपका उत्सर्जन होगा, तभी आपका पोषण होगा। ये सब के मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। दूसरा चीज है क्या है कि जब भी आप जनन करते हैं, नया संतति पैदा करते हैं, नया बच्चा मतलब अपने जैसा एक अभिरूप बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, ठीक है। फिर जीव उस प्रक्रम को ऊर्जा, मतलब फिर भी हम उस चीज में ऊर्जा व्यस्त क्यों करें जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी जीवित रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे फिर भी हम जिंदा रहेंगे, फिर भी हम ऐसा काम करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं। क्यों करते हैं? अभी देखिए एनसीईआरटी ऐसे, अभी एनसीईआरटी आपसे कुछ सवाल किया, कुछ लॉजिक दिया खुद से, तो यही चीज है, समझना है हमें। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। तो अभी हम आगे चलते पढ़ेंगे कि इसके क्यों जरूरी है, इसका लॉजिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी देखिए इसका लॉजिक आपको बताया गया है यहाँ पे। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसीलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभवतः संभव है कि हमें उसके अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। अब सोचिए, देखिए जनन करना मतलब क्या हुआ कि हम अपने जैसा एक और पैदा करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले एगो आदमी था, ठीक है। हम जानते हैं कि एक आदमी कितना अभी जीता है, 60 से 70 साल। मतलब 60 से 70 साल में कोई लोग 80 साल भी जी जाते हैं, कोई 90 साल भी, कोई 100 साल भी, ऐसा रहता है, ठीक है। अगर ये आदमी था पहले, अगर ये आदमी अपना संतति को नहीं देते तो हमें कैसे पता चलता कि पहले, मान लीजिए पहले जो भी बना होगा तो वो कुछ सालों में तो खत्म हो जाता, ठीक है। अगर वो जनन नहीं करेगा तो उसका पता नहीं चलेगा, उसका अस्तित्व का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अपना संतति, अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें जनन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं, किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है, ठीक है। तो उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। सिंपल सा बात है कि
कोई भी जीव शुरू में था वो अपना संतति पैदा किया, ठीक है, ये जीव था पहले संतति पैदा किया, एक और संतति आया, ठीक है, करोड़ों साल तक ये अपना संतति पैदा करते जा रहा है, तो इसका नया संतति बन रहा है, उससे हमको पता चल रहा है कि ऐसा जीव पहले भी था, ठीक है, उसका अस्तित्व का पता चलेगा। तो सिंपल सा बात है कि कोई भी जीव है वो बहुत सालों तक नहीं जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, उसके लिए वो अगर अपने संतति पैदा करे, उसका बेटा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा जिंदा रहेगा, ऐसे करते करते हम उसका अस्तित्व का पता लगा सकते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं? सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं, अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उसका समान दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है कि एक अलग अलग तरह की स्पीसीज हो, जैसे आदमी हो गया, फिर हो गया चिड़िया, जानवर, सब हो गया। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी जीव है वो एक ही स्पीसीज का है? हम कंपेयर करेंगे, दोनों एक ही जैसा दिखेगा, आदमी जितना है सब आदमी एक ही जैसा दिखता है, भला ही मतलब एक ही उसका बनावट जो होता है, स्ट्रक्चर जैसा होता है, सब आदमी का एक जैसा होता है, 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, 2 कान होता है, 2 नाक होता है, 2 आँख होता है, एक माथा होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो सारा आदमी को देखिएगा सब चीज़ सब चीज़ सेम, मतलब एक ही जैसा, एक ही रहेगा, ठीक है, जितना एक आदमी का पैर है दूसरा आदमी का उतना ही पैर होगा, एक आदमी का जितना उंगली है दूसरा आदमी का भी उंगली उतना ही होगा, किसी किसी आदमी का कुछ एक उंगली ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। आदमी दिखने में दूसरा तरह से दिखेगा, जैसे कि कोई बहुत गोरा दिखता है, कोई बहुत काला दिखता है, किसी का बस चेहरे का बनावट सब एक ही जैसा होगा लेकिन दिखाएगा थोड़ा अलग, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसीलिए हमें ये जरूरी है करना, ठीक है, क्या करना जरूरी है? जनन करना जरूरी है। देखिए अगला सवाल है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी है तो दूसरा आदमी का दूसरा संतति जो पैदा किया एकदम हूबहू क्या उसी के जैसा दिखता है? मतलब ये आदमी था, ये दूसरा संतति पैदा किया, ठीक है, 2 लोग मिलकर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आदमी लोग हैं, आदमी अपना बच्चा पैदा करते हैं तो 2 लोग का जरूरत होता है, ठीक है, एक लड़का का होता है, एक लड़की का जरूरत होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि पूछ रहा है कि क्या जो ये लोग हैं नया जो पैदा किए हैं वो एकदम हूबहू इन्हीं लोग के जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। देखिए इसमें जो इसका और इसका मिला के ये बना है, ठीक है, तो दूसरा जैसा दिखेगा, लेकिन उसका भी 2 हाथ रहेगा, उसका भी 2 पैर रहेगा, उसका भी 2 गोड़ रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, सब चीज़ वही रहेगा, बल्कि बस वो दिखने में अंतर है। अभी इसको समझते हैं कैसे होता है। विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। देखिए क्या क्या समान होता है? अभिकल्प, आकार, आकृति एक ही जैसा होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के सदृश प्रतीत होते हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, ठीक है। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए, अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, ठीक है। देखिए कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, ठीक है, के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है कि ये लोग अपना, जैसे कि ये लोग क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका के अंदर क्या होता है? डीएनए, डीएनए में वो गुण होता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो, तो इसमें जितना सारा गुण है, जो ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी में जितना सारा गुण है, ये अपना अगर संतति पैदा किया, ठीक है, छोटा सा हम बना दे रहे हैं उसका फोटो, ये संतति जब पैदा किया तो एकरे जैसा एकरों में गुण आएगा, वो कौन लेके जाता है? जो डीएनए में रहता है ना, डीएनए वही लेके जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि इसका गुण इसमें आ गया, ये किसके वजह से होता है? डीएनए में होता है, डीएनए की वजह से होता है, ठीक है, जो जनक के संतति पीढ़ी में जाता है। तो जनक का जो भी संतति पीढ़ी हो गया, आगे का पीढ़ी, फिर ये पैदा करेगा, तो वही डीएनए कॉपी होते रहेगा, ठीक है, फोटो कॉपी होते रहता है, यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे, ठीक है, इसके पास भी आएगा। तो किसके वजह से हो रहा है? डीएनए की वजह से। कोशिका के केंद्रक के डीएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना में निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होती है। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शरीर अभिकल्प में भी विविधता होती है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ से आया डीएनए जो आता है उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, अलग अलग तरह का प्रोटीन होता है। अब वो लोग की वजह से क्या होता है कि हमारे हाथ, पैर, नाक सब एक तरह से ये बनता है, ठीक है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिक्रियाएं बनती हैं तथा
उनका एक दूसरे के अलग होना आवश्यक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक कोशिका बनता है, ठीक है, एक कोशिका हुआ, मान लीजिए ये वाला कोशिका एक अंदर एक डीएनए है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, डीएनए। तो ये इसके अंदर एक डीएनए है ऐसे, ठीक है, कोशिका है, इसके अंदर डीएनए है। तो ये जो कोशिका है, एक ही कोशिका अगर रहेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसको बंटना जरूरी है। मतलब क्या हुआ, ये कोशिका दो कोशिका में बढ़ जाएगा, ठीक है, मान लीजिए और एक कोशिका है, कारण अंदर में डीएनए हो गया, एक कोशिका हो गया, ठीक है। तो ये वाला डीएनए में कॉपी हो जाता है, इसमें दो कोशिका बना, फिर ये कोशिका बनाएगा, फिर दो कोशिका ये बटेगा, ये डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड होते होते रहना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं ये बटेगा, देखिए हमारा शरीर, हाथ पैर गोड़ जितना भी चीज़ है सब कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्यों, ये सब अलग बहुत सारा कोशिका डिवाइड होके एकदम बंट करके विभाजित हो करके बहुत सारा कोशिका बनेगा, वही बनाता है पैर गोड़ हाथ, जितना भी चीज़ बनना है बनता है, ठीक है। अगर नहीं होगा विभाजित तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ, इसीलिए ये इसका डिवीजन होना बहुत जरूरी है। अभी आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक है, उनका अलग होना आवश्यक है, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिकाओं में रखकर दूसरी प्रकृति को उससे बाहर निकाल देते हैं, निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रकृति के पास जैव प्रक्रमों का अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकाएं संरचना तो नहीं होगी। देखिए अभी क्या होता है कि जैसे कीला बांटा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे है एक डीएनए इसमें था, फिर एक बांट हुआ, फिर एक ये हुआ। तो डीएनए का कॉपी होता है सब जगह, ठीक है, ये कॉपी होता है सब जगह, इसमें 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 कॉपी हुआ, ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन का कॉपी किया जाता है। आगे क्या है, इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकाएं संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलय हो जाती हैं। ओके, परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। तो यहाँ पे हम बोले कि क्या बोले कि एक कोशिका जो है विभाजित होकर दो कोशिका बनाता है, फिर तीन कोशिका बनाया, क्योंकि एक ही कोशिका रहेगा तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये कोशिका को जीवित रहने के लिए जैव प्रक्रम होना जरूरी है, लाइफ प्रोसेस इसमें होना जरूरी है। अब देखिए आदमी जो होता है, इंसान जो होता है, उसके लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, मतलब जैव प्रक्रम होने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आँख नाक कान, अलग अलग सिस्टम हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि हर एक चीज़ का काम क्या होता है, आदमी जीवित कैसे रहता है। इसी तरह से इस कोशिका को जीवित रहने के लिए भी उतना मतलब हर चीज़ चाहिए ना भैया, तो कैसे रहेगा। तो ये क्या करने लगता है, ये डिवाइड होता है, अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है, बढ़ते 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 अपने आप उस चीज़ों का निर्माण करता है, हाथ पैर जितना भी चीज़ बनाना रहता है, हमारे पेट के अंदर का चीज़, बाहर का चीज़, ठीक है, सब चीज़ बनाता है ताकि ये जिंदा रह सके, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या हो। यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है परंतु वे पूर्ण रूपेण समरूप हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकृति की प्रतिक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती हैं। तो यहाँ देखिए अभी जो भी कोशिका जो भी चीज़ बना, नया चीज़ बना, वो एकदम पूरा एकदम एक जैसा है या फिर एक समान है। मतलब क्या हुआ, एक होता है कि एकदम क्या बोले एकदम ऐसा है तो सेम टू सेम एकदम यही बन गया, एक होता है कि ऐसा है तो सेम टू सेम नहीं बनेगा, थोड़ा सा एकदम अंतर तो पड़ेगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है प्रकृति पे। अभी अभी इसके बारे में भी हम समझेंगे कैसे होता है, ठीक है। ये कैसे कैसे ये अलग अलग वेरिएशन आता है, इसको भी देखेंगे, क्यों जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, विभिन्नता होना बहुत जरूरी है, इसका महत्व को भी समझेंगे, ठीक है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती, ठीक है। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी, ठीक है। तो डीएनए का जो भी प्रतिकृति बन रहा है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत विभिन्नता आएगा, ठीक है। परिणामतः बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होंगी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब बच्चा जो पेरेंट होता है, जो पहले जो होता है नया नया संतति पैदा करता है, तो ये वो आदमी हो गया, बड़ा आदमी, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं बन रहा है, इसका एक संतति पैदा हुआ, ठीक है। ये तो इसमें जो डीएनए होगा, इसमें जो डीएनए होगा, दोनों का डीएनए एकदम 99% मैच करेगा। हो सकता है 0.1% इतना उसका थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, अंतर आएगा, ठीक है। ये जरूरी है, अभी इसको भी हम समझेंगे वेरिएशन क्यों जरूरी है। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हों कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं होंगी, तो क्या हुआ, समायोजित नहीं हो पाए, ठीक है। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती हैं। दूसरी ओर डीएनए की प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः
संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिनकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। यहाँ पे देखिए बात क्या है कि सिंपल सा बात है कि जो जो भी थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया तो वो क्या हुआ, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, इसका जो डीएनए ट्रांसफर हुआ, इसमें मान लीजिए कॉपी हुआ, बहुत ज़्यादा बदलाव आया तो जो नया जो इन्वायरमेंट है उसके अनुकूल नहीं था, मतलब जिस जितना उसको जो वातावरण मिला उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाया। कहने का मतलब क्या, उस वातावरण पे नहीं रह पाया तो मर जाता है। लेकिन कुछ कुछ होता है, कितना ये होता है कि रह जाते हैं, ठीक है, अडॉप्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पे अगला जो अध्याय है उसमें क्या है, अध्याय नहीं 8.1.1 विभिन्नता का महत्व है। तो विभिन्नता होना क्यों जरूरी है, जो भी है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है उसकी वजह से हमारा क्या बोलते हैं कि शरीर में थोड़ा बहुत विभिन्नता आता है, ठीक है। आप एक चीज़ समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, इसको पहले पढ़ लेते हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों में समष्टि परितंत्र के स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं, अभी समझते हैं कि जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति एवं अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेतन के योग्य बनाती है। तो ठीक है, जो डीएनए का प्रकृति होना है, प्रतिकृति बहुत जरूरी है। क्यों? कि वो शरीर का डिजाइन बनाता है, शरीर का हर एक चीज़ जो है उसी के आधार पे बनता है। मतलब है, मान लीजिए कि आदमी है, मान लीजिए ये आदमी है, इसका जो डीएनए कॉपी अगर होके नहीं आता, उसका जो भी संतति पैदा कर रहा है तो एक ही जैसा नहीं दिखता, हो सकता था वो जानवर बन जाता, हो सकता था फूल पत्ती बन जाता, ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका डीएनए इसमें कॉपी हो जाता है, ठीक है। अतः किसी प्रजाति स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से होता है, ठीक है। तो जो भी जनन हो रहा है, नया जनन हो रहा है, तो उसका किसी भी एक स्पीसीज है, जैसे कि कोई जानवर है, कुत्ता है, कोई कुत्ता है, ठीक है, 4 को पैर वाला कुत्ता बना दिए, एक कुत्ता है, बढ़िया नहीं बन रहा है। ये अगर दूसरा कुत्ता है, दूसरा कुत्ता, ये किससे होता है? इसका जनन से होता है। ये कुत्ता है, दूसरा कुत्ता का जनन किया, ये कुत्ता दूसरा कुत्ता का जनन किया, तो जनन से ही एक स्पीसीज का ये स्थायित्व संबंध है, ठीक है। अब देखिए, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं, जीवों के नियंत्रण से बाहर है। अभी देखिए क्या होता है कि जैसे कि हाँ ठीक है, अपना जनन तो कर रहे हैं, संतति तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम भी अभी जो वातावरण जो है बहुत बदलाव आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है। कभी कभी देखते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, कभी कभी देखते हैं बहुत अलग अलग तरह का बीमारी आ जाता है, कभी देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरा तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें चेंजिंग करते रहना जरूरी है। अगर नहीं चेंज करेंगे, पहले जो सोचिए, जो सबसे पहले जो आदमी होगा, जैसा होगा उसमें अगर वो वेरिएशन नहीं लाता, उसमें दूसरा जो उसके बाद वाला जो संतति में वेरिएशन नहीं आता तो नहीं जी पाता। अगर आप पूरा इतिहास को देखिएगा पूरा, तो देखिएगा कि कितना बार जो पृथ्वी में है कि चेंजिंग आया, बदलाव आया, तो उस बदलाव के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए क्या परिवर्तन बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ देखते हैं पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, यही हम बात बोल रहे हैं। जल के स्तर में परिवर्तन अथवा उल्कापिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी जो है उसमें ताप का कम या ज़्यादा हो सकता है। ताप कहने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा हो गया उसमें भी हमको सर्वाइव करना, उसमें भी हमको जिंदा रहना है, उसके लिए क्या होगा? थोड़ा सा वेरिएशन लाना जरूरी है, ठीक है। किसके लिए, कैसे ये हो सकता है? अब सोचिए पृथ्वी में ताप का परिवर्तन कैसे हो सकता है, तो उसके चलते क्या हो सकता है? हम लोग पढ़े हैं कि उल्कापिंड कभी कभी टकरा जाता है इसके, ठीक है। जल के स्तर में परिवर्तन हो जाता है, किसकी वजह से? इसकी वजह से, ताप की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यदि एक समष्टि अपने निकेतन के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो आपका विनाश हो सकता है। जब भी पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो विनाश आपका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। परंतु यदि इस समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है, ठीक है। तो विभिन्नता अगर आया, वेरिएशन आया, तब आपका जीवित रहने का संभावना है। हो सकता है कि ये आदमी था, ठीक है, अभी एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। ये आदमी था 30 डिग्री में जिंदा रह सकता है, ठीक है। हो सकता है ये अपना संतति पैदा किया, ठीक है, ये पैदा किया तो ये थोड़ा सा इसमें बदलाव आ गया, विभिन्नता आ गया, तो ये आदमी जो है हो सकता है 50 डिग्री में भी जिंदा रह सके। तो क्या हुआ
कि मान लीजिए कि आगे चल के धरती का तापमान मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 50 डिग्री हो गया, तो ये आदमी तो मर जाएगा ना, क्योंकि इसका क्षमता कितना था, 30 डिग्री तक का रहने का क्षमता था। लेकिन ये जो नयका आदमी जो है, अगर 50 डिग्री रहने का क्षमता है, मतलब ये आदमी जिंदा रह जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका जनरेशन है वो बच जाएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी है। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ प्रतिवर्त ही जीवित रहेंगे तथा वृद्धि करते रहेंगे। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तर जीविका बनाए रखने में उपयोगी होती है। ठीक है, तो कोई भी स्पीसीज है उसमें उसका जनरेशन को बचाए रखने के लिए, कोई भी स्पीसीज है उसको बचाए रखने के लिए विविधता बहुत जरूरी है। यहाँ पे उदाहरण दिए कि मान लीजिए कि पहले बहुत सारे एक जगह है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे बहुत सारा जीव रहता है। ठीक है, एक जीव रहता है कि सिर्फ 50 मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड में रह सकता है, इसका रहने का औकात है। कुछ जीव है कि 20 डिग्री में रह सकता है। ठीक है, कुछ डिग्री 30 डिग्री तक रह सकता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सब में वेरिएशन है। अब मान लीजिए अचानक से यहाँ का तापमान बढ़ गया, 30 डिग्री हो गया, तो 10 डिग्री 20 डिग्री वाला तो मर जाएगा बेचारा। इसके लिए इन इन जीवों को क्या करना पड़ेगा? इन जीवों को जब भी अपना संतति पैदा करते हैं तो उसमें विभिन्नता होना जरूरी है। ठीक है, तो हो सकता है अभी ये 10 डिग्री में ये जो जीव है अभी 10 डिग्री में जिंदा रह रहा है, आगे चल के ये अपना संतति पैदा करेगा तो उसका संतति के 12 डिग्री में जिंदा रहने के लिए सक्षम होगा। ये जो जीव है यहाँ से पैदा करेगा तो इसका जो संतति होगा वो 15 डिग्री में रहने का सक्षम होगा। तो आगे चल के परेशानी नहीं होगा अगर तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया या फिर तापमान में बहुत ज़्यादा कमी हो गया। तो ये भी हो सकता है कि ये जो 10 डिग्री में जीवित रह रहा है वो 5 डिग्री में भी जीवित रह सकता है आगे चल के, जो संतति पैदा होगा। तो इसीलिए विभिन्नता का महत्व बहुत है, मतलब विभिन्नता बहुत जरूरी है जीवित रहने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आगे चल के देखिए यहाँ पे कुछ कुछ प्रश्न दिया हुआ है। डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, ये सब आप कर लीजिएगा अगर अच्छे तरह से समझ गए होंगे तो। ठीक है, धन्यवाद।